हेलो नमस्कार। आज आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम कक्षा 8 का पार्ट 3 संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक पढ़ेंगे। उसमें हम 3.4 प्लास्टिक पर हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लास्टिक। आप घर पर प्रतिदिन काम में आने वाली बहुत सी प्लास्टिक वस्तुओं से परिचित होंगे। बहुत सारी प्लास्टिक की वस्तुएं हम यूज करते हैं, सभी परिचित हैं इससे। इस प्रकार की वस्तुओं और उनके उपयोगों की एक सूची बनाइए। आपको इस प्रकार की वस्तुएं लिखनी है और उनके क्या क्या उपयोग हैं ये लिखने हैं। संश्लेषित रेशे की तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक है। संश्लेषित रेशा एक बहुलक है। बहुलक क्या होता है? छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनता है। बहु का मतलब बहुत बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर जो बनता है रेशा, वो बहुलक हो गया। तो संश्लेषित रेशे की तरह ही प्लास्टिक भी एक बहुलक है। सभी प्लास्टिकों में इकाइयों की व्यवस्था एक ही प्रकार की नहीं होती। जो सभी प्लास्टिक हैं उनमें जो छोटी छोटी इकाइयाँ होती हैं वो एक ही प्रकार की उनकी व्यवस्था नहीं होती। जैसे कि देखिए, ये जो है ये वाली जो देखिए, ये देखिए, ये व्यवस्था है जो सीधी सीधी ए में, ए जो है ये इसमें सीधी सीधी व्यवस्था, ये ऐसे ऐसे सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। उसके बाद पी है जी, ये क्रॉसबद्ध व्यवस्था है। ऐसे क्रॉस, ये क्रॉस है ऐसे, इस तरह से इस तरह से। वो रेखीय था और ये क्रॉस व्यवस्था थी। इसके आगे प्लास्टिक की वस्तुएं सभी संभव आकारों और साइजों में उपलब्ध हैं। प्लास्टिक की जो वस्तुएं होती है वो सभी आकारों में और साइजों में उपलब्ध हैं, जैसे कि चित्र में दिखाया गया। देखिए, ये अलग आकार है, ये इसका अलग है, इसका अलग है, और इसका ये साइज में भी छोटे हैं, ये बड़े हैं। क्या आपको आश्चर्य नहीं होता कि यह कैसे संभव है? तथ्य यह है कि प्लास्टिक आसानी से सांचे में ढाला जा सकता है, अर्थात इसे कोई भी आकार दिया जा सकता है। प्लास्टिक का पुनः चक्रण भी हो जाता है। देखिए, ये इसके प्लास्टिक के यूज हैं कि उसको आसानी से सांचे में ढाला जा सकता है, ये हो गया है। और उसको कोई भी आकार दिया जा सकता है, और इसे पुनः चक्रित भी किया जा सकता है। मतलब एक बार अगर ये मान लो हमारी कोई प्लास्टिक की बाल्टी है, मान लो टूट जाती है, तो हम उसे दोबारा से पुनः चक्रित करवा सकते हैं, या फिर हम ये पुनः चक्रित जहाँ पे कारखानों में ये बनते हैं वहाँ पे पुनः चक्रित किए जा सकते हैं। इनका रंग जो है, इसे रंगा या पिघलाया भी जा सकता है। इसे बेलकर चादरों में भी बदला जा सकता है। इसकी तारें भी बनाई जा सकती है। इसलिए इनके इतने विभिन्न प्रकार के उपयोग हैं। देखिए, बहुत सारे हमने उपयोग पढ़ लिए हैं। इसे रंगा भी जा सकता है, पिघलाया भी जा सकता है, इसे बेलकर चादर बनाई जा सकती हैं या तारें भी बनाई जा सकती है। ये प्लास्टिक के यूज हैं। ये प्लास्टिक निर्मित वस्तु दिखा रखी है। अब यह है पॉलीथीन। पॉलीथीन क्या होती है? पॉली प्लस एथीन प्लास्टिक का एक उदाहरण है जो सामान्य उपयोग में आने वाली जो पॉलीथीन जो थैलियाँ हैं उनके उपयोग में आती हैं, वो पॉली प्लस एथीन जो है उस प्लास्टिक से बनती है। अब आप स्वयं प्लास्टिक के टुकड़े को मोड़िए। एक प्लास्टिक का टुकड़ा लेना है, उसको मोड़िए। क्या सभी वस्तुएं सरलता से मोड़ी जा सकती हैं? नहीं, कुछ वस्तुएं तो मोड़ी जा सकती हैं, लेकिन कुछ मोड़ने के लिए कुछ पर बल लगाना पड़ता है, और जबकि कई बार हम बल लगाते हैं तो वो टूट भी जाती हैं। जब हम एक प्लास्टिक की बोतल में गर्म जल डालते हैं तो वे विकृत हो जाती है। विकृत मतलब उसका आकार टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है जब गर्म पानी उसमें डाल दिया जाता है। तो ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे। प्लास्टिक दो तरह के होते हैं। थर्मोप्लास्टिक वह प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है, आसानी से उसका आकार जो है गर्म करने पर बदल जाता है, उसे कहते हैं थर्मोप्लास्टिक। और पॉलीथीन एवं पीवीसी थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण हैं, ये नोट करना है। पॉलीथीन और पीवीसी थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण हैं जो पॉलीथीन यूज करते हैं, और पीवीसी। इनका उपयोग खिलौने बनाने में, देखिए थर्मोप्लास्टिक का उपयोग कहाँ होता है? खिलौने बनाने में, कंघियाँ बनाने में, और विभिन्न प्रकार के पात्रों के बनाने में, मतलब बर्तन बनाने में बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। दूसरी ओर दूसरा जो प्लास्टिक है वो कुछ इस प्रकार के होते हैं कि उन्हें अगर एक बार जिस सांचे में ढाल दिया जाए, मतलब जो बन गया, अगर उसको गर्म किया जाए तो वो नरम नहीं होते हैं। दूसरी ओर ये ऐसे प्लास्टिक होते हैं, मतलब इनकी सेटिंग नहीं बिगड़ती, तो इसको क्या बोलते हैं? थर्मो सेटिंग। थर्मो से अगर उनकी सेटिंग नहीं बिगड़ेगी तो होते हैं थर्मो सेटिंग। थर्मो मतलब गर्मी से, उष्मा से उसकी सेटिंग नहीं बदलती, उसको थर्मो सेटिंग
प्लास्टिक बोलते हैं, ये उनके याद करने का तरीका है। तो देखिए ये है बेकेलाइट, बेकेलाइट और मेलेमाइन इनके उदाहरण हैं। बेकेलाइट और मेलेमाइन याद रखना है। बेकेलाइट ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है। अगर इसमें ना तो करंट आता है बेकेलाइट में, और ये विद्युत का कुचालक है, करंट भी नहीं आता और ऊष्मा का भी कुचालक है ये। तो जब इसमें विद्युत नहीं आती, या इसका मतलब है कि विद्युत का कुचालक है, तो इसका मतलब हम इसको बिजली के जो कार्य होते हैं उनमें भी यूज कर सकते हैं। तो इसका क्या कार्य होता है, बिजली के जो स्विच बनाने के काम भी आ सकते हैं ये, और ये ऊष्मा के कुचालक हैं। तो इसलिए हम जहाँ जो चीज़ गर्म होती है उसको पकड़ने, अगर उसको बैकलाइट से बनाया जाए या फिर उसको थर्मोसेटिंग से बनाया जाए तो हम उसको आराम से पकड़ सकते हैं। तो देखिए जो बर्तन जो होते हैं गर्म करते हैं, जिनको जैसे चाय बनाते हुए बर्तन है या कुकर वगैरह, तो उनके हत्थे भी बनाने के काम में आ सकते हैं, क्योंकि ये ऊष्मा का कुचालक है। विद्युत का कुचालक है इसलिए इनको बिजली के स्विच बनते हैं, और ऊष्मा का कुचालक इसलिए बर्तन के हत्थे बनते हैं। मेलेमाइन एक बहुत उपयोगी पदार्थ है। यह आग का प्रतिरोधक है, इसमें आग भी नहीं लगती, ये आग का प्रतिरोधक है, तथा अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा ऊष्मा को सहने की अधिक क्षमता रखता है। देखिए हम ज़्यादातर देखते हैं कि प्लास्टिक जो है वो आग से पिघल जाता है, लेकिन ये जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है ये आग से नहीं पिघलते, आग का प्रतिरोधक होते हैं ये, और ऊष्मा को सहने की अधिक क्षमता होती है इनमें। तो ये जो फर्श की टाइलें जो बनती हैं और रसोई के बर्तन बनते हैं या कपड़े बनाने के उपयोग में लिया जाता है, ये जो आग का प्रतिरोध करते हैं। यह जो मेलेमाइन है उसका उपयोग होता है फर्श की टाइलें बनाने में, रसोई के बर्तन बनाने में और कपड़े बनाने के उपयोग में इनको लिया जाता है, जो आग का प्रतिरोध करते हैं। तो ये आपको अच्छी तरह से याद हो गया होगा। नहीं याद हुआ तो इसको दोबारा से रिपीट कर करके आपको वीडियो को देखना है और सुनना है। तो चित्र 3.8 में थर्मोप्लास्टिक एवं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के विभिन्न उदाहरण देखिए। ये है थर्मोसेटिंग से, ये प्लेटें हैं टेंट वगैरह में जो होती है या फिर प्लास्टिक की जो बोली जाती है प्लेटें, ये देखिए। और ये स्विच है, ये हैंडल है जैसे कुकर का हैंडल, तो ये थर्मोसेटिंग है, ये थर्मोसेटिंग से बनी है। ये थर्मोप्लास्टिक से जो बनी होती है, जो तार है बिजली के तार है या डिब्बे वगैरह जो या बोतल वगैरह, ये प्लास्टिक से बनती हैं। कौन से प्लास्टिक से, थर्मोप्लास्टिक से। इसके बाद है विकल्प पदार्थ प्लास्टिक। विकल्प पदार्थ मतलब मान लो हमारे पास कोई भी सोर्स ना हो, हम इनको उनकी जगह यूज कर सकते हैं। जैसे कुछ हमें ऐसी वस्तुओं की ज़रूरत पड़े जहाँ पे जो कुछ महंगी पड़ रही हैं, तो उनकी जगह हम प्लास्टिक का उपयोग कर सकते हैं। तो मतलब हमारे पास विकल्प है प्लास्टिक का यूज़ करने का। प्लास्टिक एक तरह से विकल्प है जो काफ़ी सारे वस्तुओं के विकल्प में काम आ सकती है, विकल्प के रूप में काम आ जाती है। जैसे कि अभी इस उदाहरण से आप अच्छे से समझ जाएंगे। आज यदि हम कोई खाद्य सामग्री, खाने के जो सामान है, जल है, पानी, दूध, अचार, मेवे, ये रखने की सोचते हैं, तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, वो कोई डिब्बा होता है हमारे पास, कोई प्लास्टिक का डिब्बा होता है, प्लास्टिक के डिब्बे के एकदम ध्यान जाता है। तो ये प्लास्टिक का पात्र जो वो सबसे सुविधाजनक हमें लगते हैं। इसका कारण क्या है कि वो एक तो हल्के होते हैं, बाहर में कम कीमत वाले होते हैं, अच्छा सामर्थ्य है, मतलब बहुत दिनों तक चलते हैं, वो खराब नहीं होते, और उपयोग में भी आसानी होती है, और कलरफुल भी होते हैं, रंग बिरंगे, देखने भी आकर्षक होते हैं। तो ये इसलिए ये एक अच्छा विकल्प है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। धातुओं की अपेक्षा हल्के होने के कारण प्लास्टिक का उपयोग कारों में, वायुयानों में, अंतरिक्ष यानों में भी होता है, क्योंकि ये धातुओं से हल्के होते हैं। धातु जो ऐसे लोहा जो होता है, लोहा भारी होता है, लोहा, स्टील, तांबा, सिल्वर, पीतल, ये सब धातुएं होती हैं। उनकी जगह हम प्लास्टिकों का काफ़ी वस्तुएं बनाने में उपयोग करते हैं। उपयोग की यह सूची असीमित है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी वस्तुएं जो हम धातु की जगह प्लास्टिक की बनाने लगे हैं। यदि हम चप्पल, फर्नीचर, सजावट की वस्तुओं आदि को गिनना आरंभ करें तो इसी में हमारी बहुत बड़ी लिस्ट हो जाएगी। तो ये हैं प्लास्टिक के हमने यूजेस पढ़े हैं। अब हम नंबर 1 पढ़ते हैं कि ये विकल्प जो प्लास्टिक का ये क्यों है। क्योंकि सबसे पहले प्लास्टिक अनअभिक्रियाशील है, ये अभिक्रिया नहीं करता प्लास्टिक जल्दी से।
आप जानते हैं कि लोहे जैसी धातुओं को जब नमी और वायु में खुला छोड़ दिया जाता है तो उनमें जंग लग जाती है, लेकिन प्लास्टिक में जंग नहीं लगती और ये जल और वायु से अभिक्रिया नहीं करते हैं। ये अभिक्रियाशील नहीं है जल और वायु से, इसलिए इनमें जंग नहीं लगती और इनका संक्षारण भी आसानी से नहीं होता। इसलिए इनका उपयोग बहुत से रसायनों सहित विभिन्न प्रकार के पदार्थों के संचयन हेतु होता है। जैसे दवाइयाँ वगैरह, उस दवाई वगैरह स्टोर करने के लिए या कोई केमिकल्स वगैरह स्टोर करने के लिए भी इनका उपयोग होता है। जैसे अचार वगैरह स्टोर करने के लिए भी इनका उपयोग होता है। बहुत सारे जो और हैं हमारे रसोई में इनका उपयोग होता है। इसकी बात है बी, प्लास्टिक हल्का। एक तो हमारे पास ये कि ये अभिक्रियाशील नहीं है इसका, इसलिए इसको हम सबसे आगे रखते हैं यूज़ करने में। दूसरा है प्लास्टिक हल्का, प्रबल और चिरस्थायी है, ये हल्का है। पूर्व काल में उपयोग में आने वाली बाल्टियों के बारे में आपने माता पिता और दादा दादी से बात करी कि पहले किस किस वस्तु से, किस किस पदार्थ से बाल्टियाँ बनती थी। पहले मेटल्स वगैरह से बाल्टियाँ बनती थी और मग भी मेटल्स वगैरह के बनते थे। तो आज आप उपयोग में जो ले रहे हैं क्या वो उन्हीं से बनते हैं? नहीं, आज हम ज़्यादातर प्लास्टिक की बाल्टियाँ या मग यूज़ करते हैं। प्लास्टिक पात्रों को उपयोग में लाने से क्या लाभ हैं? इनके क्या लाभ हैं? ये लाभ हम पहले भी पढ़ चुके हैं और अब फिर पढ़ते हैं। क्योंकि प्लास्टिक हल्का होता है, प्रबल होता है, ये स्ट्रॉन्ग होता है, चीज़ बहुत दिनों तक ये चलता है, ख़राब नहीं होता है, और विभिन्न आकारों का होता है, साइज़ों में भी विभिन्न साइज़ों का भी होता है, और ये कलरफुल होता है, इनमें डिजाइन बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। अतः ये जो इतने सारे जो फ़ायदे हैं हमने इसमें पढ़े हैं, ये मेटल्स वगैरह से कम होते हैं। तो अतः यह विभिन्न उद्देश्यों हेतु उपयोग में लाया जाता है। प्लास्टिक सामान्यतः धातुओं की अपेक्षा सस्ते होते हैं, ये सस्ते भी होते हैं। ये उद्योगों और घरेलू कार्यों में व्यापक रूप से उपयोग में लिए जाते हैं। इनको फैक्ट्रीज या फिर घरेलू जो कार्य होते हैं उनमें भी व्यापक रूप से उपयोग किया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक पात्रों की सूची बनाएं जिन्हें आप दैनिक जीवन में उपयोग में लाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी लिस्ट बन जाएगी अगर आप इन पात्रों की सूची बनाने लगे, जैसे डिब्बा, बाल्टी या प्रेस, खिलौने या फिर मोबाइल के कवर या ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह, बहुत सारी ऐसी वस्तुएं जो आपकी लिस्ट बहुत बड़ी हो जाएगी। अब ये थर्ड है सी, प्लास्टिक कुचालक है। देखिए 2 ऑप्शन हमने पढ़े हैं इसके। नंबर 1 है प्लास्टिक अनअभिक्रियाशील है, दूसरा है हल्का, प्रबल और चिरस्थायी है, तीसरा है प्लास्टिक कुचालक है। आपने ऊपर सीखा प्लास्टिक ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है, सभी नहीं। थर्मो जो सेटिंग है वो प्लास्टिक ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है। इसलिए थर्मो सेटिंग से बिजली के तार बनाए जाते हैं और बिजली के जो तार हैं वो प्लास्टिक से ढके रहते हैं, और खाना बनाने वाले पात्रों के हत्थे इनसे बने होते हैं क्योंकि ये ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। क्या आप जानते हैं प्लास्टिक का स्वास्थ्य देखभाल उपयोग में व्यापक उपयोग होता है? इनके उपयोग से कुछ उदाहरण, जैसे देखिए डॉक्टरों की गोलियां या टिक्कियों को जो पैकिंग आती है, या घाव को सीने हेतु जो धागे होते हैं, या सिरिंज, चिकित्सकों डॉक्टर्स के जो दस्ताने होते हैं ये, और विभिन्न प्रकार के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो भी प्लास्टिक से ही बनाए जाते हैं। माइक्रोवेव ओवन में जो भोजन पकाने हेतु जो बर्तन यूज़ करते हैं वो भी प्लास्टिक के ही बने होते हैं। माइक्रोवेव ओवन में ऊष्मा खाद्य पदार्थ को पका देती है परंतु प्लास्टिक पात्र को प्रभावित नहीं करती। उसमें देखो माइक्रोवेव में जो हम खाना रखते हैं वो पक जाता है, प्लास्टिक के बर्तनों में रखते हैं, लेकिन प्लास्टिक के जो बर्तन हैं उनमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। टेफ्लॉन एक विशिष्ट प्लास्टिक है। देखिए टेफ्लॉन एक नाम ध्यान से याद रखिए। टेफ्लॉन एक विशिष्ट प्लास्टिक है जिस पर तेल और जल चिपकता नहीं है। यह भोजन पकाने के पात्रों पर न चिपकने वाली परत लगाने का काम करता है। भोजन पकाने वाले जो बर्तन होते हैं उन पर न चिपकने वाली एक परत जो लगाई जाती है वह टेफ्लॉन की लगाई जाती है। जैसे बोलते हैं नॉन स्टिक बर्तन है तो उसको टेफ्लॉन का उपयोग होता है। इसके बाद है सारणी 3.3 अपशिष्ट के प्रकार। देखिए पहले हम इसको थोड़ा सा ऊपर से पढ़ ले क्योंकि सारणी की बारी बाद में आती है। तो ये देखिए अग्निसह प्लास्टिक, यदि संश्लेषित रेशा आसानी से आग पकड़ लेते हैं, परंतु यद्यपि जो संश्लेषित रेशा आग तो पकड़ लेते हैं, लेकिन ये जानना रोचक होगा कि आग बुझाने वाले जो कर्मचारियों के परिधान जो होते हैं वो मेलेमाइन प्लास्टिक की परत, जो आग बुझाने के लिए जो कर्मचारी आते हैं वो कौन सा प्लास्टिक के कपड़े पहनते हैं? मेलेमाइन से। मेलेमाइन उधर पहले हमने पढ़ा था कि ये अग्निरोधक है। तो इस देख लीजिए, वैसे तो
संश्लेषित रेशे वो जल्दी से आग पकड़ लेते हैं, लेकिन जो ये मेलेमाइन है ये भी संश्लेषित है, लेकिन ये अग्निरोधक है। इसके बाद है प्लास्टिक और पर्यावरण। अब जो प्लास्टिक है उसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है ये पढ़ते हैं। 3.6 जब हम बाजार जाते हैं तो हमें प्लास्टिक एवं पॉलीथीन थैली में लपेटी हुई वस्तुएं मिलती हैं। यह एक कारण है कि हमारे घरों में प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा होता रहता है। देखिए, जब हम कोई सामान लाते हैं बाजार से तो वो या तो पॉलीथीन में देते हैं या फिर थैलियों में देते हैं या कोई किसी भी पैकिंग में देते हैं जो ज़्यादातर प्लास्टिक की होती हैं। तो हमारे घरों में प्लास्टिक का कचरा काफ़ी इकट्ठा हो जाता है, फिर ये प्लास्टिक कूड़ेदान में चला जाता है। प्लास्टिक का निस्तारण एक प्रधान समस्या है। तो और ये जो कूड़ा बढ़ता चला जाता है, प्लास्टिक जो कचरा ये बढ़ता चला जाता है, तो एक बड़ी समस्या है। पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाते हैं, जो पदार्थ जीवाणुओं द्वारा गलाए या सड़ाए जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं, उनको जैव निम्नीकरण पदार्थ कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत हर क्लास में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैव निम्नीकरण पदार्थ और जैव अनिम्नीकरण पदार्थ होते हैं। निम्नीकरण का मतलब होता है छोटे छोटे कर देना। जैव जीवाणुओं के द्वारा छोटे छोटे कर देना, टुकड़े छोटे छोटे कर देना या अपघटित कर देना, ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। प्रकृति में ये क्रिया होती रहती है। जो जीवाणु है वो किसी भी पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में अपघटित करते रहते हैं जो उनके वश में हो, उन पदार्थों को। तो ये क्रिया जो कहलाती है जैव निम्नीकरण पदार्थ। जैव निम्नीकरण क्रिया नहीं, जो पदार्थ हैं, जो प्रक्रिया है उसको जैव निम्नीकरण प्रक्रिया बोलेंगे। लेकिन जो पदार्थ इस प्रक्रिया से अपघटित हो जाते हैं या जीवाणु से अपघटित हो जाते हैं वो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ बोलते हैं उनको। जैव निम्नीकरण तो प्रक्रिया होगी, जैव निम्नीकरणीय जो पदार्थ होते हैं जो अपघटित हो जाते हैं वो उनको बोलेंगे। और जो पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा अपघटित नहीं होते उन्हें बोलेंगे जैव अनिम्नीकरण पदार्थ, क्योंकि ये निम्नीकृत नहीं हुए हैं। वे पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा विघटित नहीं हुए हैं उनको जैव अनिम्नीकरण पदार्थ बोलते हैं। सारणी 3.3 देखिए, अपशिष्ट के प्रकार। सब्जी फलों, ये अपशिष्ट के प्रकार का मतलब जो कि हमारे घरों से अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, कूड़े कचरे वगैरह में जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं उनको बोलते हैं अपशिष्ट के प्रकार, अपशिष्ट बोलते हैं। तो ये प्रकार देखिए क्या क्या निकलता है। सब्जी और फलों के छिलके, बचा हुआ भोजन, कागज, सूती कपड़ा, लकड़ी, ऊनी वस्त्र, टीन, एल्यूमिनियम या अन्य धातु के डिब्बे या प्लास्टिक या थैलियाँ। तो देखिए ये कितने दिनों में अपघटित हो जाते हैं। सब्जी और फल जो है वो 1-2 सप्ताह में अपघटित हो जाते हैं, बचा हुआ भोजन भी। कागज 10 या 30 दिन में अपघटित होते हैं। सूती कपड़ा 2 या 5 महीने में अपघटित हो जाता है। लकड़ी 10 से 15 साल में हो जाती है। ऊनी वस्त्र लगभग 1 साल में। टीन, एल्यूमिनियम और अन्य धातुओं के डिब्बे 100 से 500 वर्ष तक निम्नीकृत हो जाते हैं। लेकिन प्लास्टिक की थैलियाँ देखिए कई वर्ष लग जाते हैं। जब हम कभी कोई गड्ढा खोदते हैं, गड्ढा खोद के देखना तो उसमें कोई ना कोई प्लास्टिक की थैली जरूर निकलती, क्योंकि वो कभी भी अपघटित नहीं होती, बहुत साल लग जाते हैं। इसलिए इसको जैव अनिम्नीकरण पदार्थ बोलते हैं। अब देखिए टिन, एल्यूमिनियम और जो धातु है वो भी 500 वर्ष, उसको भी 100 से 500 वर्ष लग जाते हैं, तो उनको भी जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थों में रखा गया है उनको भी। तो ये देखिए ये जैव निम्नीकरण पदार्थ हैं। और जो मेटल और प्लास्टिक जो जैव अनिम्नीकृत पदार्थ है, अगर निम्नीकृत नहीं होंगे तो ऐसे तो ये बढ़ते चले जाएंगे और बहुत सा जो कचरा है वो हमारी पृथ्वी पर इकट्ठा हो जाएगा। इसके बाद आते हैं, क्योंकि प्लास्टिक अपघटित होने में कई वर्ष ले लेता है, यह जो पर्यावरण हितैषी नहीं है, ये पदार्थ जो प्लास्टिक के बने हैं पर्यावरण हितैषी नहीं है, यह पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है, इससे पर्यावरण का प्रदूषण होता है। इसके अतिरिक्त जब इस संश्लेषित पदार्थ को जलाया जाता है तो पूर्णतया जलने में लंबा समय लगता है। जैसे पॉलीथीन वगैरह जलाते हैं, कई बार देखा होगा, तो उसमें बड़ी स्मेल निकलती है, जो विषैली गैसें भी निकलती हैं जो कि पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। तो इस समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है, ये क्वेश्चन आ जाता है। इस समस्या का समाधान कैसे किया जाता है जब वो गलता सड़ता भी नहीं है और अगर उनको जलाया जाए तो विषैले गैसें निकलती हैं। यथासंभव प्लास्टिक के उपयोग से बचना चाहिए, उनके कम से कम उपयोग किया जाना चाहिए। कपास या जूट के थैलों का उपयोग करना चाहिए। जैव निम्नीकरण पदार्थ
या जैव अनिम्नीकरणीय जो अपशिष्ट है उनको अलग इकट्ठा करना चाहिए, इनका अलग से निस्तारण करिए। निस्तारण का मतलब इनका अलग से, ऐसे जैसे मान लो प्लास्टिक का हमारे पास कचरा है या प्लास्टिक के अपशिष्ट हैं तो उनको किसी कबाड़ी वाले से बेचना चाहिए, वो आगे उनको उन स्थानों पर ले जाएंगे जहाँ पर उनका पुनर्चक्रण किया जा सके। जैसे हम अखबार बेचते हैं तो अखबार ऐसे स्थानों पर पहुंच जाते हैं या प्रेस वगैरह में पहुंच जाते हैं ताकि उनका दोबारा से पुनर्चक्रण किया जा सकता है, उनको दोबारा से उनकी इंक वगैरह मिटाई जाती है और फिर दोबारा से उसको पुनः प्रकाशित किया जाता है। इसे अपने घरों पर व्यवहार में लाइए। कुछ और तरीके भी सुझाइए जिनसे आप प्लास्टिक पदार्थों के उपयोग को कम करने में सहयोग दे सकते हैं। प्लास्टिक अपशिष्ट को पुनर्चक्रित करना बेहतर होगा, ये बताया था मैंने अभी। अधिकांश जो थर्मोसेटिंग पुनर्चक्रित किए जा सकते हैं, ये थर्मोप्लास्टिक जो है वो पुनर्चक्रित किए जा सकते हैं, थर्मोसेटिंग नहीं किया जा सकते। जिन वस्तुओं का पुनर्चक्रण किया जा सकता है उनकी सूची बनाइए। ये थर्मोप्लास्टिक है जो पुनर्चक्रित किया जा सकता है। ऐसी वस्तु की सूची बनाई बनानी है जो कि दोबारा से पुनर्चक्रित किए जा सकते हैं। पुनर्चक्रण के समय कुछ रंग प्रदान करने वाले अभिकर्मक मिला दिए जाते हैं जब पुनर्चक्रित किए जाते हैं, यानी कि जैसे कोई प्लास्टिक का सामान टूट गया है तो उसको दोबारा से मोल्ड करके दोबारा से बनाया जाता है, तो उसमें कुछ कलर्स वगैरह मिलाए जाते हैं जिनका अभिकर्मक बोलते हैं। और इससे पुनर्चक्रित सामग्री का उपयोग विशेष रूप से खाद्य पदार्थों के संचयन हेतु सीमित हो जाता है। तो ऐसे पदार्थों का उपयोग, खाद्य पदार्थ जो है, खाने का जो सामान होता है, उनको स्टोर करने के लिए नहीं किया जाता। इनको जैसे नहाने के लिए जो डिब्बा वगैरह है या बाल्टी वगैरह है या कुछ और टब वगैरह हैं जो खाने का सामान जिसमें स्टोर नहीं किया जाता, उन कार्यों के लिए इनका उपयोग किया जा सकता है। जो पुनः चक्रित सामग्री होती है उनका उपयोग, खाने के जो पदार्थ हैं उनको फ्रेश जो डिब्बे वगैरह या फ्रेश जो मटेरियल्स ये होते हैं उनका ही उपयोग करना चाहिए। एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में 5R का सिद्धांत याद रखिए। 5R का सिद्धांत बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 5 R आते हैं। देखिए, रिड्यूस R आ गया शुरू में, रीयूज इसमें भी R आ गया 2, रिसाइकिल 3rd हो गया, इसमें भी R आ गया, और रिकवर और रिफ्यूज। तो रिड्यूस का मतलब होता है उपयोग कम कीजिए, हमें प्लास्टिक का उपयोग कम करना चाहिए। रीयूज का मतलब दोबारा से यूज करना, पुनः उपयोग करिए, नंबर 2 ये सिद्धांत अपनाना है। नंबर 3 पुनः चक्रित करिए। रिसाइकिल का मतलब दोबारा से चक्रित करना चाहिए, मतलब एक सामान अगर टूट फूट गया तो उसको दोबारा चक्रित किया जा सकता है। अब रीयूज में जैसे पॉलिथीन वगैरह हमको स्टोर करके हम कुछ सामान लाते हैं तो उन पॉलिथीन वगैरह को दोबारा से यूज किया जा सकता है। और रीड्यूज का मतलब कम से कम हमें उपयोग करना चाहिए। उसके बाद है पुनः प्राप्त कीजिए, रिकवर कीजिए और उपयोग न करना, लास्ट में रिफ्यूज करिए, उनको उपयोग करना ही नहीं है। तो ये 5 सिद्धांत हैं, ये हमें अपनाने चाहिए ताकि हम अपनी आदतों को बदल सकें और पर्यावरण हितैषी बना सकें। इस प्रकार की आदतें जो है वो पर्यावरण हितैषी होती हैं। जो ये आदतें हैं हमारी, ये 5 आदतें, 5 जो सिद्धांत अपनाएंगे उससे जो आदतें आएंगी हमारे अंदर तो वो पर्यावरण हितैषी होंगी। इसके बाद है, क्या आपने कोई ऐसा कूड़े कचरे का ढेर देखा जहाँ पशु, विशेष रूप से गायें कचरा खा रही हों? तो जो गायें होती है वो क्या करती हैं, जो पॉलीथीन वगैरह हैं उनको, या फिर खाद्य पदार्थ को, जो रैपर है, जो चिप्स वगैरह हैं, या फिर जो सामान हम मार्केट से लाते पैकिंग वगैरह में आते हैं, उनको हम यूज़ करके थैलियाँ वगैरह, रैपर वगैरह को फेंक देते हैं। तो उनको जो ये है पशु खा जाते हैं। और पशु क्या करते हैं, पशुओं के श्वसन तंत्र में कंठरोधक उत्पन्न हो जाते हैं, ये उनके गले में फंस जाते हैं या फिर पेट में अगर चले गए तो पेट में एक अस्तर बनाते हैं। अंततः लास्ट में उनकी मृत्यु हो जाती है क्योंकि वो डाइजेस्ट तो होते नहीं, हमने पढ़ा है कि वो विघटित नहीं होते जीवाणुओं से, प्लास्टिक जो होते हैं। तो लास्ट में जो जानवर हैं उनकी मृत्यु हो जाती है अगर वो पॉलीथीन वगैरह खा लेते हैं। लापरवाही से इधर उधर जो हम पॉलीथीन फेंक देते हैं वो नालियों को भी रोकती हैं, नालियों में फंस जाते हैं। बारिश वगैरह आ जाती है तो पानी, वो फिर जब नालियाँ रुक जाएंगी तो पानी घरों में भर जाता है। कभी हम बहुत अधिक लापरवाही दिखाते हैं, चिप्स, बिस्कुट या अन्य खाद्य पदार्थों के रैपर सड़क पर फेंक देते हैं, गार्डन में फेंक देते हैं, उद्यान में, बगीचे वगैरह में फेंक देते हैं या पिकनिक स्थानों पर फेंक देते हैं। ऐसा करने से पहले हमें सोचना चाहिए और वहाँ पर जो डस्टबिन वगैरह रखे होते हैं उनको इसके लिए उपयोग करना चाहिए। जो ये रैपर वगैरह हमें उस डस्टबिन वगैरह में डालने चाहिए और सार्वजनिक स्थानों को स्वच्छ रखना चाहिए।
रेशा विवेक में क्या है, प्लास्टिक की थैलियाँ जलाशयों में या सड़कों पर नहीं फेंकनी चाहिए। खरीदारी के लिए जाते समय एक सूती कपड़े का उपयोग करना चाहिए या जूट का थैला उपयोग में लाया जाना चाहिए। प्लास्टिक पदार्थों का उपयोग कम से कम किया जाना चाहिए और उदाहरण के लिए प्लास्टिक के स्थान पर स्टील के बने भोजन रखने के डिब्बे का उपयोग करना चाहिए। तो ये लेसन हमारे यहाँ तक खत्म होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तब तक आप बार बार इस वीडियो को देखें, समझें और आपको क्वेश्चन आंसर क्लियर हो जाएंगे। तो सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।